सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि इस्लामाबाद में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। रिमझिम फुहार और ठंडी हवाओं ने इस्लामाबाद के मौसम को खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद के हसीन मौसम के असरात सियासत पर भी पड़े हैं और सियासत में आग लगाने के लिए कोशां जहांगीर तरीन ने भी तस्दीक की है कि इन्हें इस्लामाबाद से ठंडी हवाएं आने लगी हैं, जिन्होंने इनके दिल को मुतमईन कर दिया है। वरना कल तक तो इस ग्रुप के खुदकुश बमबार बड़ा धमाका करने को बैठे थे। तरीन फैमिली के लिए ठंडी हवा का एक और झोंका अदालत से भी आया। आज सेशन कोर्ट से जहांगीर तरीन और अली तरीन को अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी मिल गई। लेकिन सवाल यह है कि ठंडी हवाएं पीटीआई के अंदर लगी इख्तिलाफात की आग को भी ठंडा कर पाएंगी या नहीं। जहांगीर तरीन को क्यों यकीन है वजीर आजम से इनकी एक मुलाकात से हालात बदल जाएंगे, जबकि शुगर स्कैंडल में एक के बाद एक सूबाई वजीर की तलबी हो रही है। आज नैब ने वजीर आबपाची मोहसिन लगारी को भी तलब कर लिया है। शुगर स्कैंडल का खुरा अपोजिशन तक भी जाता है और इसे सिर्फ हुस्न इत्तेफाक समझिए कि आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी जमानत मिल गई है। शहबाज शरीफ की कैद के बारे में यह मशहूर किया गया कि उन्होंने पीडीएम की तहरीक से बचने के लिए जेल जाने का इंतजाम खुद किया। इस कैद में इनकी खुफिया मुलाकातों के भी चर्चे बहुत हुए और अब दावा यह है कि इनकी रिहाई से लीगी सियासत में नया मोड़ आएगा। पेशगोई यह की जा रही है कि शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई से नून लीग और पीपल्स पार्टी में जुदाई खत्म हो जाएगी। वाकिफाने हाल का दावा है कि पीपल्स पार्टी की मोहब्बत की यह ऑफर सिर्फ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए है। देखना यह है कि शहबाज शरीफ इस ऑफर का क्या जवाब देते हैं और दोनों मिलकर कौन सी गेम ऑन करते हैं। वरना हालात तो यह हैं कि मीडिया टॉक शो से लेकर पार्लियामेंट के ऐवान तक पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई चल रही है। सबूत इसका आज सेनेट में नून लीग की तरफ से कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए इजलास का बायकॉट है। जराये के मुताबिक नून लीग ने सेनेट में ऑपोजिशन के लिए 27 कमेटियों की चेयरमैनशिप मांग ली है। अंदाजा लगाएं आप। पीपल्स पार्टी का जवाब क्या होता है इसका पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान को बतौर रियासत दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, जो फिर से दहशतगर्दी की आग जलाने के दर पे है। कहा जा रहा है कि कोयटा में खुदकुश धमाका चीनी सफीर और चीनी बाशिंदों को निशाना बनाने के लिए किया गया, लेकिन हकीकत में यह सी पैक पर हमला था। पाकिस्तान को इस बुज़दिलाना कार्रवाई पर क्या जवाब देना चाहिए, आज इसी से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। असद खरल साहब बाबडोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, ये जो खुदकुश धमाका हुआ, बज़ाहिर तो अब तक की जो इतलात हैं वो लग रहा है कि 60 से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद था। एक तो पार्किंग तक पहुंचना सवाल है, लेकिन लगता यही है कि टारगेट असल में चीनी सफीर थे और सी पैक था। बिल्कुल उसामा साहब, जब से ये सी पैक बना है आपके सामने ओपनली और खुफिया तौर पर भारत की जो सरगर्मियाँ हैं इस को सबूताज करने के लिए, तो कोई ऐसा मौका वो हाथ से जाने नहीं देता। अब ये कोयटा के अंदर आपको पता ही है कि जब इस तरह की वहाँ पे मूवमेंट थी या इस तरह की नकलो हरकत थी वीआईपी की, जिस तरह आपने हवाला दिया है, तो 60 से 80 किलो धमाका खेज मवाद पार्किंग तक पहुंच जाना और फिर उसके बाद जिस तरह शेख रशीद साहब ने बताया कि हमलावर जो है वो खुदकश हमलावर गाड़ी में बैठा रहा, जिसकी ताल शनाख्त नहीं हो सकी और गाड़ी जो है उसको भी फ्रांसी के लिए भेज दिया गया है। तो अब आप देख लें कि बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान के ज़रिए और बरास्ता ईरान हमने देखा कि जो नेटवर्क है किस तरह चलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें किस तरह उनको इस्तेमाल कर रही हैं। अब शेख रशीद साहब ने तो मुल्क का नाम भी बता दिया, लेकिन ये इसमें कोई हैरानकुन या अचंभे वाली बात नहीं है उसामा साहब। इसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है? कौन है जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की सॉवरेंटी को, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, पाकिस्तान को एक अदम इस्तेहकाम रियासत के तौर पर दिखाना चाहता है? कौन है वो जो सी पैक जो है उस मंसूबे को सबोताज करना चाहता है? तो ये वही हो सकते हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन कुव्वतें हैं, इसमें यकीनन उन्हीं का ही बेनिफिट हो सकता है। तो भारत ने जिस तरीके से कुलभूषण यादव नेटवर्क पकड़ा गया, उसमें सारी चीज़ें खुलकर उसने बताई कि किस तरह दहशत गर्दी के हवाले से किस तरह भारत जो है उस वो मुलव्वस है।
बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तरीकों की बात हो, दहशतगर्दी के वाक़यात की बात हो, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको फुटप्रिंट जो है हमारा जो दुश्मन मुल्क भारत है उसके नज़र आएंगे। तो अब देखना ये है कि ये जो सारी सूरत हाल है, जब मुल्क के अंदर आपको पता है जब इंतशार की सूरत हाल हो, अदम इस्तेहकाम ऑलरेडी हो, मुआशी तौर पर मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तवज्जो जिस तरह 3-4 बल्कि एक हफ्ता तकरीबन आपने देखा कि एक तारीख चल रही थी और मुल्क के अंदर सारी फोकस उधर था। तो हमेशा ऐसी जो कूतें होती हैं, मुल्क दुश्मन जो कूतें होती हैं, वो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती हैं। जो ही उनको इस तरह की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस तरह की किसी अंदरूनी खलफशार की वजह से वहाँ पे उनका जो होता है फोकस होता है, तो इस तरह से इन मौके से फ़ायदा उठाकर मुल्क दुश्मन कूतें जो है इस तरह के वाक़यात करती हैं। काफ़ी अरसा से पाकिस्तान के अंदर इस तरह का वाक़या नहीं हुआ था, लेकिन ये आप देखें कि उनको एक मौका मिला और उन्होंने अपना काम दिखा दिया, और इसका मकसद यकीनन असद खरल साहब जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोकना भी हालात से मुल्क निकले। जी बिल्कुल यही बात कि दहशतगर्दी के इतने वाकयात होते आए रोज होते थे, जिस तरह आपने कहा ये कुछ अरसे बाद ये इतना अफसोसनाक रंधुनाक वाकया हुआ है, अल्लाह करे कि आइंदा ऐसा ना हो। लेकिन बाबर डोगर साहब ये भी लग रहा है कि जो बताया जा रहा है कि ये खुदकुश हमला था और हमलावर गाड़ी के अंदर ही था, तो वो तो लगता है कि अभी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सका तो भी इतना नुकसान हुआ है। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि किस तरह से वो यहां तक आ गया। और पाकिस्तान ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर लानी है, पाकिस्तान ने माशी तौर पर बेहतर होना है, तो अगर अमन अमान नहीं होगा तो वो तो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। उसामा साहब, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी तकारीर की हैं उसमें उन्होंने एक ही बात की है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो टेक ऑफ कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट से बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के दरमियान जो इम्बैलेंस था वो खासा हद तक कवर हो गया है, हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो बेहतर हो रहे हैं और इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर सकती है। एक तरफ ये चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ अब आप देखिए कि कल चाइनीज़ जो एम्बेसडर थे उन्होंने कल ये अनाउंसमेंट की कि सी पैक पर बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी से काम हो रहा है और ये बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप इन चीज़ों को देखें तो उसके एक दिन के बाद कल ये स्टेटमेंट आया, आज यहाँ वहाँ पे कोयटा में अटैक हो गया और आप देखें कि उसमें टारगेट भी चाइनीज़ को ही किया गया था। इनफैक्ट ये एक एफर्ट है, ये दुश्मन की एक कोशिश है कि सी पैक के प्रोजेक्ट को सबोटाज किया जाए। पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह से आपने बात की कि पाकिस्तान में एक ब्लास्ट होता है तो सारी दुनिया में खौफ व हरास फैल जाता है, लोग यहाँ आने से डरते हैं, यहाँ आने से कतराते हैं। एक तरफ हम टूरिज़्म की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अभी कल प्राइम मिनिस्टर ने KPK में गए और वहाँ पर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स की बात की, किस तरह से उन्होंने कंपैरिजन किया कि जनाब किस तरह से स्विट्ज़रलैंड जो KPK का आधा हिस्सा भी नहीं है, वहाँ पर दुनिया में लाखों लोग वहाँ पर विज़िट करते हैं और उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा ज़रिया जो है वो टूरिज़्म है और पाकिस्तान वहाँ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा रिजॉर्ट्स हैं और यहाँ पर जो है टूरिस्ट यहाँ पर आने चाहिए। उन्होंने कहा था कि वो एक एरिया का नाम ले रहे थे, क्वाड शायद, पता नहीं, कि वहाँ मैंने से उसकी एक तस्वीर मैंने डाली तो वहाँ पर लाखों लोग वहाँ पर पहुँच गए। हालांकि वहाँ पर भी कोई रिजॉर्ट चीज़ें इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। तो अगर आप सारी चीज़ों को ज़हन में रखें तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होकर सामने आती है कि दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान दुनिया का फोकस बने, दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करे, दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के करीब आएँ, दुश्मन नहीं चाहता कि सी पैक जो है वो बन जाए और सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान कनेक्ट हो जाए और पाकिस्तान में तरक्की का एक नया रास्ता खुल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो लिंक कर रही हैं ना, ये अल्टीमेटली कनेक्ट करती हैं इंडिया के साथ, जो यहाँ पर दहशतगर्द भेजता रहा माजी में भी। गुलभूषण जादेव उसकी वाज़ेह मिसाल है, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो नहीं चाहता सी पैक बने, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान दुनिया का सेंटर बने। पर बातें चल रही हैं, UAE इन्वॉल्व हो चुका है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, दीगर ममालिक हैं जो अब ये तो ढकी छुपी बात नहीं है। तो इस दौरान एक तरफ बैक चैनल पे राब्ते और दूसरी तरफ ये दहशतगर्दी, ये क्या बात हुई? समा साहब, बैक चैनल राब्ते जरूर हुए, लेकिन उन सारे जो राब्ते थे, वो जो सारे चैनल थे, वो उस वक्त ख़त्म हो गए जब प्राइम मिनिस्टर ने बड़े क्लियरली जो उन्होंने मोदी को ख़त लिखा उसमें बड़ा क्लियरली लिख दिया कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक इंडिया के साथ कोई फॉर्मल बातचीत नहीं हो सकती।
उसके बाद आप देखें कि जो दूसरा बड़ा इशू आया वो था कि इंडिया के साथ ट्रेड ओपन की जाए। ईसीसी ने इसकी इजाज़त दे दी, लेकिन कैबिनेट ने उसको डिसअप्रूव कर दिया और बड़ा क्लियरली दुनिया को मैसेज दिया कि इंडिया के साथ ना ट्रेड होगी, ना बातचीत होगी, ना कुछ होगा अनटिल और अनलेस कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। अब या तो इंडिया स्टेप बैक करे, जो 1970 का जो उनका 370 का स्टेप है उससे वापस जाए, मोदी उससे वापस जाए, कश्मीर को ऑटोनॉमी, वही ऑटोनॉमी उसकी बहाल की जाए, उसके बाद फिर हम आगे चल सकते हैं। अब ये तो एक पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज दे दिया है। अब एक चीज तो दुनिया पे वाज़ेह हो गई है कि ये नहीं हो सकता कि कश्मीरी जो है वहाँ पर कर्फ्यू भी लगा हो, कश्मीरियों को मारा भी जा रहा हो, शहीद भी किया जा रहा हो, उनकी औरतों की अजमतें भी लूटी जा रही हों और हम इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हो और बातचीत कर रहे हो। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चल नहीं सकती। अब इंडिया फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने एक चाल चली थी वो कामयाब नहीं हुई। उनका ख्याल था कि ठीक है कश्मीर इशू साइड पे रहने दें, हम ट्रेड भी खोल देते हैं, हम डायलॉग भी शुरू कर देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है उसामा साहब। अब वो फिर पुराने हरबों पे आ गया, अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया। इंडिया फ्रस्ट्रेट हुआ है, अफगानिस्तान में उसको जगह नहीं मिल रही। अमेरिका ने अपना पुल आउट अनाउंस कर दिया, 1 मई से वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे, अक्टूबर तक वो यहाँ से चले जाएंगे। रशिया चाइना जो है वो इंडिया का कोई रोल और पाकिस्तान इंडिया का कोई रोल इसमें मान नहीं रहे। जब इंडिया का रोल ही कोई नहीं है तो इंडिया फ्रस्ट्रेट हुआ है। अब वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान को इंस्टेबल करे, डिस्टेबल करे, कोई इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात करे जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो, सीपैक को नुकसान हो। तो इंशाल्लाह शायद उसको भी लग रहा है कि अमेरिका के जाने के बाद उसका रोल और कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर चीन, रूस, पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान के साथ मिलकर वहां पर अमन कायम करते हैं तो उसका रोल भारत को नजर नहीं आ रहा। उससे पहले वो चाह रहा है कि इतनी ज्यादा तखरीबी कार्रवाइयां कर दी जाएं। अगर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल की हम बात करें तो उसके लिए पॉलिटिकल इस्तेकाम भी कहा जाता है ज़रूरी है। और पिछले दिन हमने देखा पीडीएम जब बनी तो एक अदम इस्तेकाम की कैफियत उस वक्त भी हमें नज़र आ रही थी, सियासी अदम इस्तेकाम के, लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे आ जाएंगे, ये सब कुछ। अब माहौल बिल्कुल बदल गया है। अब आज ये खबर भी आ रही है कि मरीम साहब की तबीयत बेहतर हो गई है, लेकिन साथ जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हुई है, बाबर डॉक्टर साहब, असद खरल साहब, मैं इस लिहाज से मुबारकबाद करूंगा आपको दूंगा कि आपकी ये पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई कि जी शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे। जाहिर है कि आपने हालात और वाकयात देखे, बाकी फैसला तो अदालत ने कर रहा है। तो असद खरल साहब, ये अब शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद ये जो बातें हो रही हैं कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोबारा पीडीएम में पैचअप, इसके लिए मिंगल साहब, अचकजई और दीगर लोग मुतहरिक हैं, तो लेकिन राब्ते अब शहबाज शरीफ से होंगे, मरीम साहबा को कोई नहीं पूछा जाएगा, तो इस तरह से मामला आ सकते हैं, पीडीएम के साथ दुरुस्त हो सकते हैं। और ये जो जमानत हुई है इस पर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि बरी हो गए हैं शहबाज शरीफ। देखें, बरी तो नहीं हुए, उनकी मर्जी है, जो भी कहें। बहरहाल जमानत ही हुई है, अभी तक केस का ट्रायल होना है और बेस ही यही थी कि ट्रायल अभी चूँकि केस का शुरू नहीं हुआ और लंबा ट्रायल चलना था, इसलिए अदालत ने इसी बुनियाद पर, एक टेक्निकल बुनियाद जो है उसकी बेस पर उनको जमानत मिली है। और आगे आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम दोबारा से उसका रिवाइवल होगा और राब्ता करेंगे वो शहबाज शरीफ साहब से। यकीनन जब शहबाज शरीफ साहब अब बाहर आए हैं तो पार्टी के वो सरबराह है, प्रेसिडेंट है पार्टी के, राब्ता तो उन्हीं से ही किया जाएगा। लेकिन जो अगर ये कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो इस मुर्दा घोड़े में जान डाल देंगे पीडीएम के, वो मेरा ख्याल है खुश फहमी है किसी की। शहबाज शरीफ साहब से ये तोको करना कि वो एजिटेशन की पॉलिटिक्स करेंगे, वो धरनों और लॉन्ग मार्च की पॉलिटिक्स करेंगे, वो इस्तीफ़ों की पॉलिटिक्स करेंगे, या वो बयानियाँ जो नवाज शरीफ साहब या मरीम साहिबा का है, मुल्क दुश्मन बयानियाँ जो है, जो मुल्क दुश्मन कूतों का बयानिया है, वो शहबाज शरीफ साहब उस बयानिए के साथ देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत भी इस चीज़ पे वो एग्री होंगे। ये ज़मानत जो है उनका जारी बात है कि केस जो एक बुनियाद बनी, जो वहाँ पे आर्गूमेंट सामने आई, उसके अंदर उनका एक जवाब बनता था कि चूँकि ट्रायल जो केस का अभी उसमें बहुत टाइम है, नैब ने खुद लिख के दिया, तो इस बुनियाद पर उनको एक बेल मिली। तो दूसरी बात यह है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब आने के बाद जो बाहर आएंगे तो उसके बाद वो अपनी पार्टी जो है उसको देखेंगे कि जो नून लीग है, जो बिखरी पड़ी है, जो धड़ों में तकसीम है, जो नवाज शरीफ और मरीम के बयानिए की वजह से लोग मायूसी का शिकार है, पार्टी टूट फूट का शिकार है, अगले इलेक्शन के हवाले से या जो आगे सियासी मंजरनामा है, लोग अपने फ्यूचर की फिक्र में हैं,
तो शहबाज शरीफ साहब कोशिश करेंगे उन लोगों को ढारस बंधाने की कि हमें भी मौका मिलेगा, हम फिर दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, लिहाजा आप जमा खातर रखिए, हमारी बारी भी आएगी। तो इस तरीके से वो अपनी पार्टी को जो मुंतशिर होने से बचाने के लिए, पार्टी को मुतहद रखने के लिए वो जो एफर्ट करेंगे वो आपको नजर आएंगी। लेकिन पीडीएम को मुतहद करने के लिए, पीडीएम को मजबूत करने के लिए नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा का बयानिया या मौलाना फजल रहमान साहब का बयानिया, उसको तकवीत देने के लिए शहबाज शरीफ साहब अपना कंधा हरगज नहीं देंगे। ये बात आप लिख लें। वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, वही पॉलिटिक्स जो उन्होंने कहा था कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, मुआशी जो है उसके हवाले से उन्होंने बात की थी कि इकोनॉमिक जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, तो उसके ऊपर वो बात करेंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस तरह पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर कुछ लेजिस्लेशन में एक्टिव रोल प्ले करती है, आपको नजर आएगी। नून लीग की जानब से भी कुछ जो आइन की तरामीम है या जो मुख्तलिफ रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर आपको पार्टिसिपेशन नजर आएगी, बाकायदा आप देखेंगे। लेकिन आप जिस तरह बात करें शहबाज शरीफ साहब एक्टिव होंगे, वो तो भी रिहाई के बाद जिस तरह से मामला नजर आएंगे। मरियम साहब तो एक्टिव होगी, उनकी तबीयत भी अब बेहतर हो गई है। 2 रोज़ा दौरे पर वो कराची जाएंगी। 25 अप्रैल को सिंध के लीगी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगी। 249 हल्के में जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके हवाले से उन्होंने खिताब भी करना है। तो बाबर डोगर साहब, ये तो मरियम साहबा तो एक्टिव नजर आ रही हैं, साइड लाइन तो नहीं हुई। और दूसरा ये जो अब शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हुई है, उसमें जो मुझे बड़ी दिलचस्प बात नजर आ रही है कि नैब ने कहा, नैब के वकील बोले एक जगह पर कि जी बेनामीदारों का कोई आमदन का जरिया नहीं था, इसलिए नैब इन्हें बेनामी करार दे रहा है। यानी शहबाज शरीफ की ही सारी जायदादें और पैसा था, ये अरबों रुपया। बेंच ने कहा कि आप कैसे साबित करेंगे शहबाज शरीफ के खानदान के अफराद शहबाज शरीफ के बेनामीदार हैं। तो नैब, इसका मतलब है अभी तक ये चीजें स्टैब्लिश नहीं कर सका। उसामा साहब, यही तो सबसे बड़ा रोला है, यही तो सबसे बड़ा इशू है जो हम शुरू दिन से पीट रहे हैं कि नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है वो दुनिया के जो स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक नहीं है। इनको जो चीज़ें मिलती हैं ये उसी पे इत्तफा करते हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर आप खाली ये बेंच ने ये पूछा कि मॉडल टाउन में पैसों की बोरियां आ रही थी और ये सारी बेनामीदारों की आ रही थी, क्या आपने कभी ये पता कराने की कोशिश की कि ये बेनामीदार जो थे ये कौन थे, ये क्यों पैसा भेज रहे थे, ये इनका शहबाज शरीफ से क्या ताल्लुक था? उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं इसका पता, हमें इतना पता है कि ये इनके फ्रंट मैनों को पैसा आ रहा था, उस पैसे से इन्होंने बंगले खरीदे, कोठियाँ खरीदी, ये खरीदा वो खरीदा। लेकिन बेंच इंटरेस्टेड था कि हमें आप बताएं कि ये पैसा जो था ये कहाँ से आ रहा था, किस बिजनेस से आ रहा था, कौन सा ऐसा बिजनेस था जिसकी ये सारी बेनामीदार थी। अब ये एक बुनियादी डिस्प्यूट है कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स के दरमियान और नैब के प्रोसिक्यूटर्स के दरमियान। नैब का कानून ये कहता है कि जनाब जो मुल्जिम पकड़ा गया है, आप जो मुल्जिम को आप पकड़ते हैं वो मुल्जिम बताए कि ये जो पैसा आया ये कहाँ से आया। अब मुल्जमान जो है वो तो नहीं बताते। हमजा शहबाज, नैब ने उन्हें पूछा कि नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जी हमजा शहबाज इतना सा हमारे पास रहा, वो तो कुछ बताता ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आया। उसके बाद शहबाज शरीफ भी नहीं बताते, वो तोता मैना की कहानियाँ बताते रहते, लेकिन ये नहीं बताते कि ये बेनामी का पैसा कहाँ से आया। अब कोर्ट्स ये हैं वो फिर इस पर खफा हो जाती हैं। कोर्ट ये कहती है कि आप आधा केस हमारे पास ले आए हैं कि जना ये बेनामी का पैसा आया, वो कहते हैं जी ये नहीं आया, ये कहते हैं आया, ये कहते हैं उधर से खरीदा। अब मसला ये है कि नैब इस्टेब्लिश करे, कोर्ट ये सुनना चाहती है कि नैब ये इस्टेब्लिश करे कि ये करप्शन का पैसा है, ये मोटरवे की किकबैक का पैसा है, ये मेट्रो की किकबैक का पैसा है, ये ऑरेंज लाइन की किकबैक का पैसा है, ये एनर्जी प्रोजेक्ट की किकबैक का पैसा है। ये पैसा कौन सी करप्शन से आया है, किस किस्म की करप्शन से आया, यही पूरा केस होता है। आप पूरी ट्रेल लेके आते हैं कि जनाब ये पैसा था यहाँ से आया, यार खरल साहब जो स्टोरियां बताते हैं वो पूरी ट्रेल बता देते हैं। अब नैब अफसरों के पास ट्रेल है ही कोई नहीं है। वो हेड से जितनी स्टोरी खरल साहब के पास है, जितनी मेरे पास है, उतनी स्टोरी नैब प्रोसिक्यूटर के पास है कि जनाब ये बेनामी का पैसा है, यहाँ पे उनकी बात खत्म हो गई। ये बेनामी का पैसा, ये 10,000 रुपया बेनामी से कहाँ से आया, कहाँ से बनाया, सोर्स क्या था, करप्शन क्या थी, उसका उनको पता ही कुछ नहीं है। अब जब ये होता है तो जज गुस्से में आ जाते हैं कि फिर नैब ने अपना काम क्या किया। ये तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आपके पास जो कागज आया आपने पकड़ के उतनी की इन्वेस्टिगेशन करके आपने हमें भिजवा दिया, तो फिर आपको लिए रखना है। बाबर डोगर साहब सिर्फ इतना बता दें, मेरे पास 30 सेकंड है
कि ये स्पेस बन सकेगी, शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासत, मरियम अपनी सियासत, दोनों साथ चल सकेंगे या नहीं? उसामा साहब, मेरी इतला के मुताबिक शहबाज शरीफ की इस बेल से दो बंदे सख्त नाखुश हैं, एक इमरान खान और दूसरा मरियम नवाज। अब शहबाज शरीफ PMLN के सदर हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं, बीइंग PMLN के सदर और अपोजिशन लीडर। अब वही उनकी सियासत चलेगी, मरियम अब घर में बैठेंगी, मरियम की सियासत नहीं चलेगी। ये दो सियासतें इकट्ठी नहीं चल सकती, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये मरियम उनके रिहा होने से पहले जो कराची हुआ ही, अब बाकी आगे जो सारी इनिंग है वो शहबाज शरीफ। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत चल सकती है, लेकिन क्या जहांगीर तरीन और इमरान खान दोबारा इकट्ठे चल सकते हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। जब से जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान नाराजगी चल रही है और जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, तब से लेकर अब तक पहली दफा यह हुआ है, पहली दफा कि जहांगीर तरीन साहब काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया कि इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने राबता किया है, कुछ अहम लोगों ने, और उन्होंने बताया है, यकीन दहानी करवाई है कि इमरान खान से मुलाकात होगी जल्द ही ग्रुप की। तो इस पर असद खरल साहब, अब ये बताया नहीं किसने यकीन दहानी करवाई है, लेकिन अब इसके बाद लग रहा है कि मामला अब आगे बढ़ेंगे। और जब ये कह रहे हैं कि हमने इमरान खान से मिलना है, तो कुछ लोगों ने यकीन दहानी जब करा दी है, तो हम लोग होंगे और इमरान खान को उनकी बात माननी होगी। वो इमरान खान से पूछ के इन्होंने कहा होगा। देखिए उसामा साहब, एक तो मैंने कहा था कि जो उन्होंने आज तस्दीक उस चीज़ की मैंने कहा कि जो उन्होंने इफ्तार डिनर अरेंज किया हुआ था, शेड्यूल था, उन्होंने खुद ही कहा कि बिल्कुल, मैंने कहा कि वो जब एश्योरेंस दी गई तो उस हवाले से गारंटर्स ने ये कहा कि अगर आपकी मुलाकात होनी है तो फिर ये पावर शो की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इस चीज़ को ख़त्म करें। तो ये यकीन दहानी कराई गई थी जिसकी उन्होंने तस्दीक की कि बिल्कुल मुझे उस इफ्तार डिनर से पहले इस्लामाबाद से रब्ता करके लोगों ने बताया, जो ज़ाहिर बात है ज़िम्मेदारान थे, जो इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात कराने के अंदर अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इस पोजीशन में हैं, तो उस पर उन्होंने वो पोस्टपोन किया। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कभी भी इमरान खान से रिश्ता जो है मेरा कमज़ोर नहीं हुआ। ये भी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जहांगीर तरीन और इमरान खान का बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, और जो बीच में एक्सप्लॉइटर हैं, जिस दिन ये मुलाकात होगी आप देखेंगे उनकी छुट्टी हो जाएगी और इमरान खान जहांगीर तरीन से पहले से ज़्यादा उनकी कुर्बत जो है उसमें इजाफा होगा, आप ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये जो 3 मई तक उनको बेल भी मिली, जो उन्होंने बाहर कोर्ट की गुफ्तगू भी की, वहाँ पे FIA से जज ने पूछा कि जो आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो आपने जमा नहीं कराई, जिस पर उन्होंने कहा कि वो खुफिया है, तो उन्होंने कहा कि वो खुफिया रिपोर्ट जो है वो भी जमा कराई जाए। और दूसरा ये पूछा गया कि जो इनके खिलाफ जहांगीर तरीन या अली तरीन, किसके खिलाफ आप मनी लॉन्ड्रिंग की दफात ख़त्म कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी हमें बताएं, जिस पर FIA के जो डिप्टी डायरेक्टर है उन्होंने टाइम मांगा है कि चूँकि जी कोरोना है और उस हवाले से कुछ चीज़ें हमें टाइम दिया जाए, तो इस वजह से अब ये मामला जो है आगे इसका डिले हुआ है। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से आगे मामला बढ़ रहे हैं, मुलाकात भी होगी, और ख़ास तौर पर नुमान लंगड़ियाल साहब की आपने देखा कि 1-2 दिन पहले मुलाकात हुई थी वज़ीर आला पंजाब से, तो उसमें उन्होंने भी एक अच्छी खबर दी है जहांगीर तरीन साहब के लिए कि उस्मान बुज़दार साहब ने जहांगीर खान तरीन जो है वो मैंने जिक्र किया, तो उन्होंने वहाँ पर तारीफ़ की, और साथ जब उनसे मैंने कहा कि आप इस हवाले से अपना किरदार अदा करें, तो इस हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब ने नुमान लंगड़ियाल साहब को यकीन दहानी भी कराई और उन्होंने कहा कि ये मसला हल होगा। तो एक तरफ से इस्लामाबाद से ठंडी हवाओं का झोंका आ रहा है, दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब जो है वो एश्योरेंस दे रहे हैं गारंटर बनने के लिए, या बीच में एक मसालतकार। लेकिन तो मैं समझता हूँ कि एक सवाल ही पैदा होता है जी कि कल तक तो खुदकुश हमलावरों का कहा जा रहा था जी, 10 खुदकुश हमलावर हमारे पास हैं, 60 से 70 लोग हैं। आज जहांगीर तरीन 40 लोगों का कह रहे हैं, खुश भी नजर आ रहे हैं। फिर उनसे जब पूछा गया अदालती मामलात पर, तो उन्होंने कहा जी उनको पूरा यकीन है, उनको इंसाफ मिलेगा। फिर वो कहते हैं कि जी ये जो FIRs हैं, इसमें तो FIA का अपना कुछ भी नहीं है, SCCP और FBR के केसेस हैं, ये नून लीग के दौर में भी मेरी छानबीन हुई थी और तब उन्होंने मुकदमाती बना सके, अब तो सिविल मुकदमे को उन्होंने क्रिमिनल मुकदमा बना दिया है। तो बाबर डोगर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि फिर धमकियों की क्या जरूरत है, जब मामला अब आपने ये भी खत्म कर दिया, जो एक इफ्तार पार्टी रखी हुई थी और उधर शो पावर होना था, तो फिर ये दूसरी तरफ धमकियां क्यों हैं? उसामा साहब, ये तो शेर खुद कह चुके हैं
कि जहांगीर तीन के खिलाफ, हालांकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, FIA उनके नीचे है, FIA उनके ऑर्डर्स की पाबंद है, उन्होंने खुद कहा कि जनाब मेरा जहांगीर तीन के हवाले से ना मैंने FIA को कोई डायरेक्शन दी, ना मैंने उनसे कोई बात की, मैं इसको डील नहीं कर रहा, इसको हैंडल कोई और कर रहा है। शहजाद अकबर साहब इसको डील कर रहे हैं। शहबाज अकबर साहब जो है वो नथी हुए हैं आज़म खान के साथ, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के। अब और जो FIR हैं, जो व्हाट्सएप की बात की जाती है कि व्हाट्सएप पे FIR लिखी लिखाई पहुंची गई और यहाँ पर आकर दर्ज कराई गई, जाहिर बात है कनेक्शन साफ जाहिर है कि सारी चीज़ें कनेक्ट हुई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, वहाँ से वहाँ से डायरेक्शन आ रही हैं FIA को थ्रू शहजाद अकबर, और वो सारा कुछ जहांगीर तरीन के खिलाफ किया जा रहा है। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि चीनी का रोला है ही नहीं है, मामला कुछ और हैं, झगड़े कुछ और हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है, विक्टिम किया जा रहा है, विक्टिम बनाया जा रहा है। अभी आप बात करेंगे कि नहीं जी देखें ये तो 3 मिनिस्टर और आ गए हैं, उनको भी इसमें ले आया गया। जब वो उस स्टोरी पे आप आएंगे तो मैं उसकी भी वजाहत आपको कर दूंगा कि वो क्या है और उनका रोल क्या है इसमें। यहाँ तक इस जहांगीर तरीन का ताल्लुक है, हो सकता है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हो सकता है उन्होंने सट्टेबाज रखे हो सकता है उनके पास फ्रंटमैन हो सकता है उनके पास बेनामी का पैसा हो सकता है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हो। मेरा सवाल ये है कि ये तो सारे ही कर रहे हैं, ये तो जो है चौधरी ग्रुप भी कर रहा है, ये तो जनाब जहांगीर तरीन भी कर रहे हैं, ये तो हुमायूं अख्तर खान वगैरह भी कर रहे हैं। ये सभी को नोटिस दिए हुए हैं, और इनकी फिरौनियत देखिए कि इन्होंने नोटिस के जवाब देने पसंद नहीं किए, ना FIA के नोटिस का किसी ने जवाब दिया। ये तो जहांगीर तरीन को बुला रहे हैं ना, बाकी किसी ने तो जवाब देना पसंद नहीं किया। आप रिकॉर्ड बाबर साहब मैं रिकॉर्ड उठा के देख लें कि इन कमिश्नर ने जो नोटिस भेजे हैं, बाकी चोरों को नहीं बुलाया जा रहा तो इसलिए किसी से भी पूछगछ ना हो। अब मुल्क में ये सारे कर रहे हैं तो फिर सारे करते रहें। अब शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो गई है, नवाज शरीफ से पैसे नहीं निकल सके, लिहाजा मायूस होकर बैठ जाएं, अब किसी से भी ना पूछा जाए। अब नैब ने मोहसिन लगारी को भी तो आखिर बुलाया ही है, जबकि मुझे यही इत्तलात है कि वो बड़े जबरदस्त आदमी मोहसिन लगारी साहब, बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़े एक्टिव हैं। अब उनको भी तो बुला लिया नैब ने, नैब अपनी कार्रवाइयों पर अलग से लगा हुआ है, तो अगर कोई डरने की बात नहीं है मोहसिन लगारी ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो। मुझे उम्मीद थी आप मुझे ये सवाल करेंगे, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही सवाल आपसे आएगा, ले इसका जवाब भी ले लें। नैब ने जो मोहसिन लगारी को लेटर लिखा है ना, वो लेटर की कॉपी मेरे पास है, अगर ज्यादा दे दे तो लेटर की कॉपी मैं पढ़ देता हूँ। जरूर सर, वो लेटर ये कह रहा है कि जनाब कॉल अप नोटिस है कि जनाब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी इट हैज़ बीन रिवील्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी हैज़ बीन ग्रांटेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ शुगर टू वेरियस शुगर मिल अक्रॉस पंजाब ड्यूरिंग 2018 एंड 2019. You being Provincial Minister for Irrigation Department participated in the aforementioned meeting, hence you are in possession of information एविडेंस विच रिलेट्स टू द अबव मेंशन्ड मीटिंग। अब सुन लें, CM ने शुगर के हवाले से एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में मिनिस्टर फूड भी था, मिनिस्टर एग्रीकल्चर भी था, मिनिस्टर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम भी था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो था एनर्जी भी था, और मिनिस्टर भी थे, उसका हेड जो थे वो चीफ मिनिस्टर खुद थे। उन्होंने 2 मीटिंग्स की, एक मीटिंग की 6 दिसंबर को, दूसरी मीटिंग की 17 दिसंबर को। 6 दिसंबर की मीटिंग CM ने खुद चेयर की। उस मीटिंग में सेक्रेटरी फूड शौकत अली, जो बाद में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी बने, उन्होंने उस मीटिंग को बताया कि जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उन्होंने शुगर मिल मालकान से बात की है। शुगर मिल मालकान को उस वक्त ये प्रेशर डाला जा रहा था कि गन्ने के किसानों के पैसे वापस करो, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे नहीं, हम तो लुट गए, मर गए। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा जी कि ठीक है, इनको 3-3.5 अरब रुपए की सब्सिडी दे दो, इनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दो और साथ उनको सब्सिडी दे दो ताकि ये किसानों के पैसे दे सकें, अगर ना दिए तो किसान लाहौर में आके फटा डाल देंगे। तो और जो 17 तारीख को मीटिंग हुई उसमें मोहसिन लगारी जो का सीनियर मेंबर थे, CM नहीं थे, उन्होंने वो मीटिंग चेयर कर ली। उस मीटिंग का आज जो सेक्शन 6 है मीटिंग मिनट्स का,
उसमें भी यही कहा गया कि चूंकि सीएम ने पिछली मीटिंग में ये कहा था कि उन्होंने कमिटमेंट दे दी है शुगर मिल मालकान को सब्सिडी देने की, तो लिहाजा चूंकि सीएम ये कह चुके हैं तो फिर अब हम हमारे पास क्या स्कोप है इसमें, तो लिहाजा ठीक है वो सीएम जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। तो मोहसिन लगारी जो है उस बेचारे को तो सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि जनाब आपने उस मीटिंग में हिस्सा लिया था, लिहाजा उस मीटिंग के वजह से आपके पास जो एविडेंस है वो लाके हमें बता दें। चले मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म। वो कहते हैं मैं सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, किसी और से नहीं मांगता। तो जो स्पीकर से उन्होंने बदतमीज़ी की, कहा कि मैं तुम्हें जूता मारूंगा, उस पर वो कह रहे हैं सवाल ही पैदा होता कि मैं माफ़ी मांगूँ, जबकि स्पीकर ने खत भी लिखा है। इसके बाद अब होगा क्या? क्या शाहिद खान अब्बासी साहब को निकाला जा सकता है कौमी असम्बली से? ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। लगता है कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी अभी बढ़ेगी, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नोटिस भेज दिया था शाहिद खाकान अब्बासी को, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने असद कैसर साहब के डाइस के सामने जाकर उनको कहा कि मैं आपको जूता मारूंगा। और उसके बाद तहरीक इंसाफ को भी बड़ा गुस्सा आया इस बात पर, और नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ खड़ी हो गई है कि जी इनको ऐवान नहीं चलाना आता, ये कस्टोडियन नहीं है, ये पार्टी है असद कैसर साहब। यानी ठीक है, अब इस तरह की बातें फिर असम्बली में हो सकती हैं एक दूसरे को जूता मारने की, तो ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? असद खरल साहब, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो अल्लाह के अलावा किसी से माफ़ी नहीं मांगता, उन्होंने तो जूते की नोक पर रखा है नोटिस को। अब अगर तो नवाज शरीफ साहब होते असद कैसर की जगह, या कोई पार्टी के अंदर कुछ हो जाता, या मरीम साहब नाराज हो जाती, तो और बात थी, फिर तो शायद माफ़ी मांग लेते। लेकिन असद कैसर साहब से वो क्यों माफ़ी मांगे, और वो नहीं मांगेंगे तो क्या बिगाड़ लेगी तहरीक इंसाफ? देखिए मामला ये है उसामा साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक आम आदमी नहीं है, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और एक पार्टी है बड़ी, उसके वो सीनियर नायब सदर है। और उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि स्पीकर कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग के दौरान स्पीकर को इस तरह के जुमले उन्होंने जो बोले हैं, क्या किसी तरीके से भी ये मौजब किसी माशरे में या कोई पार्लियामेंटेरियन या संजीदा कोई भी शख्स जो है एक ज़िम्मेदार शहरी इस तरह के अल्फाज अदा कर सकता है? और एक तरफ उसको मुकद्दस ईवान कहते हैं, और उस मुकद्दस ईवान के अंदर एक कस्टोडियन बैठा हुआ है स्पीकर, उसको आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुकद्दस ईवान जिसका कस्टोडियन है, उसके बारे में जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे तो आपका ज़ाहिर होता है कि आप उस ईवान को कितनी इज्जत दे रहे हैं, कितना वो मुकद्दस ईवान है जिसके कस्टोडियन के बारे में आप इस तरह के जुमले जो हैं कस रहे हैं। तो एक तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस तरह ये कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ठीक है वो ये कह सकते हैं, लेकिन उनका ये बयान भी गौर तलब है, बहुत सारी चीज़ें उनकी रिकॉर्ड पे। एक उन्होंने कहा था कि मैं नैब के केस में वकील नहीं करूंगा, वकील भी उन्होंने किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं जमानत बेल अप्लाई नहीं करूंगा, बेल मैं जमानत जो है उसकी दरख्वास्त नहीं दूंगा, जमानत की दरख्वास्त भी उन्होंने दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि थूक के उन्होंने चाटा है। तो फिर बात यह है कि पहले वो कहते हैं ना तोलो फिर बोलो, अभी जो उन्होंने बात इतनी बड़ी कर दी है, आपने कहा कि क्या उनको निकाला जाए, हाँ उनको अगर निकाल दिया जाए या इस तरह कोई कार्रवाई होगी तो फिर आप देख लेंगे, माफ़ी भी मांग लेंगे। मसला सिर्फ ये है कि वो डिटरमिन ये करेंगे कि इस नोटिस की अब अहमियत कितनी है। स्पीकर साहब ने नोटिस दिया तो वो ना हो जाए मामला जिस तरह बाबर वान ने कहा था कि नोटिस मिले और कख नहीं लिया, तो बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो नोटिस मिला और लेकिन मांगी तो ये है कि 100 जूते और 100 प्याज वाली बात है कि स्पीकर के पास क्या अख्तियार है, वो कर क्या सकते हैं। मेरा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बाबर अवान को कुछ मुद्दत के लिए ईवान में नहीं आने देंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, हाँ उनको नहीं आने देंगे। इसके अलावा ना तो उनको वो डिसीड कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। यही कर सकते हैं कि उनको उनकी मेंबरशिप को चंद दिनों के लिए सस्पेंड कर देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं एक के बदले में 100 जूते मारेंगे, तो फिर यही होगा, फिर ये जुमले दूसरों को सुनाए जाएंगे। ये जरूर हो सकता है, ये जरूर हो सकता है, ये जरूर हो सकता है कि कल पीटीआई की तरफ से ईवान में कोई खड़ा होकर, कोई जूनियर मेंबर खड़ा होकर शफकत अब्बासी साहब को या किसी और को कहे कि अगर तुमने बोला तो मैं तुम्हें जूता मार दूंगा। अब ये जूतों की गोंद जो है ये ईवान में सुनाई दे सकती है कि हुकूमती पार्टी जो है ये भी इन पे अटैक कर सकती है कि ये एक नई रिवायत पड़ जाएगी, ये इनटॉलरेंस का एक नया। अभी शहबाज गिल पर हुआ जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ, जब इत्तेमाद का वोट लेना था इमरान खान ने, उसके बाद जिस तरह से माहौल बना, अब वो क्या पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगा? हमने लड़ाइयां देखी हैं, कई जावेद लतीफ और मुराद सईद के दरमियान देखा हमने, इसी तरह से शाहिद खान अब्बासी साहब के
हवाले से भी पहले देखा। तो अब क्या ये माहौल उसी तरह पड़ेगा बाबर डोगर साहब? अब यही चलना है, यही होना है इस मुल्क में? साहब आप ये स्पीकर तो खैर छोड़ें, मैंने पंजाब असम्बली में राना इकबाल को स्पीकर के ओहदे पे रखा है जो 10 साल स्पीकर रहे हैं नून लीग के। यकीन जाने जिस तरह से अपोजिशन की तस्दीक उन्होंने की, जिस तरह से वो तो अपोजिशन की तरफ देखा ही नहीं करते थे, वो देखते ट्री बेंचेस से अपोजिशन की बात ही नहीं सुनते थे, उनको बोलने का मौका ही नहीं देते थे। शहबाज शरीफ जब असम्बली में आया करते थे तो वो खड़े हो जाया करते थे और उनकी जरूरत नहीं होती थी, उनका दिल करता था कि मैं जाके शहबाज शरीफ के घुटनों पर जाके बैठ जाऊँ। वो इस कदर इस हद तक चले जाते थे। तो यहाँ जब इनकी अपनी हुकूमत हो, इनका स्पीकर हो वो जो मर्जी करता फिरे और दूसरे स्पीकरों को ये जूते मारते फिरते हैं, मैं तो हैरान हूँ। याद सादिक जो थे वो कितने की पार्शल थे, लेकिन वो भी इसी तरह साइड मारा करते थे। वो बात सही है। देखिए उसामा साहब, स्पीकर के साथ ये बात या तो आप आइन में लेजिस्लेशन कर लें कि स्पीकर जो है वो गैर जानबदार आजाद होगा। जब एक पार्टी का स्पीकर होना है तो उसने तो पार्टी की साइड मारनी है, ये तो एक बात तयशुदा है। जो जिस पार्टी का स्पीकर होगा वो उसी की बात करेगा, उसी को फेवर करेगा। या आप लेजिस्लेशन करके इसके साथ असद खरल साहब आप दोनों से टाइम कम है। एक और बात उन्होंने बड़ी जबरदस्त की है, उन्होंने कहा चीनी स्कैंडल में पंजाब के वज़रा का क्या कसूर है? उनका तो कसूर ही नहीं है, जिन लोगों को बुला रहे हैं मोहसिन लगारी हों, दीगर लोगों को कहते नहीं, वजीर आजम असल जिम्मेदार है, विफाकी काबीना है, इनको जेल में डाला जाए जिन्होंने ये सारा यानी सब्सिडी दिया या कुछ किया है। तो मुझे तो याद आ रहा है कि शाहिद खान अब्बासी साहब भी वज़ीर आज़म रहे हैं। कसूर की आएगी तो शाहिद खान अब्बासी साहब के ऊपर भी बनाएं केस, वो भी वजीर आजम जब रहे हैं तो सब्सिडी उस दौर में ज्यादा दी गई है। सबसे ज्यादा सब्सिडी शाहिद खान अब्बासी ने दी। तो आप सुलेमान जो था, सुलेमान शहबाज एक डेलीगेशन लेके शुगर मिल एसोसिएशन का उनके पास गया और उन्होंने 20 अरब रुपए की, ये तो 3.5-4 अरब की सब्सिडी ना, उन्होंने 20 अरब की सब्सिडी दी है। तो इनको तो सबसे पहले जेल में होना चाहिए कि जनाब तो तुमने किस चक्कर में इतनी बड़ी सब्सिडी दे दी। ये बुनियाद रखने वाले ये खुद है। और आखिर में एनसीओसी को बंद कर दें, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो कोरोना के हवाले से काम कर रहा है उसको वो कह रहे हैं बंद कर दें, इसका कोई फायदा नहीं है। और तो अगर शहबाज शरीफ को बीच में लाया जाए, क्योंकि डेंगू के खिलाफ उनकी बड़ी खिदमात हैं और बड़ा उन्होंने काम किया था, अब तो रिहा भी हो रहे हैं, तो इसलिए अगर शाहिद खान अब्बासी साहब से ये मेरा ख्याल है ये मशवरा लिया जा सकता है कि अगर शहबाज शरीफ आ जाए तो फिर शायद एनसीओसी मंजूर हो। आपको क्या लगता है कि ठीक काम नहीं हो रहा, खत्म कर देना चाहिए, उससे बेहतर हो जाएगा ये मामला? देखें डिस्परेट हुए पड़े हैं शाहिद खान अब्बासी से, क्योंकि 24 अप्रैल को उनको फिर नैब ने तलब कर लिया है। आपको पता है वो वामक के हवाले से जो उन्होंने एक इलीगल, सर वो डरते नहीं है नैब से, तो मामला कोई मसला नहीं है उनके लिए। हाँ नहीं मसला तो नहीं है, लेकिन फिर तरले भी करते हैं, फिर वकील भी करते हैं, फिर जमानतों की दरखास्तें भी देते हैं, पहले आप बढ़के लगाते हैं। तो मामला यही वजह है ना कि नैब अधूरे केस बना के छोड़ देता है इन लोगों को, और जब तक इनको मंतकी इंजाम तक नहीं लेके जाएंगे इन लोगों को इन केसेस के अंदर, तो ये लोग तो फिर इसी तरीके से अदारों को ललकारेंगे आके। और बात ये है कि ये जो सारी एनसीओस ने क्या गलत किया, पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया पाकिस्तान कम रिसोर्सेज के बावजूद, पाकिस्तान जो है कोरोना के हवाले से उसकी मईशत के अंदर इंडिकेटर इजाफा हुआ है, करंट डेफिसिट सारा कम हुआ है, रेमिटेंसेज जो आपको ज़्यादा आई हैं, अरबों डॉलर आपको ज़्यादा आए हैं, आपकी जो एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ है। तो ये सारे इंडिकेटर जो हैं ये अगर सही जा रहे हैं तो फिर आप शाहिद खान अब्बासी साहब जो इदारे सही काम कर रहे हैं उनको भी कह रहे हैं बंद कर दें, तो ये तो कोई इसका कोई सर पाँव नहीं है बात की। और दूसरा वो कह रहे हैं जी बैनुल अक़वामी तौर पर सफरी पाबंदियाँ लग जाएंगी, तो ऐसी बात यह है कि कोई अच्छी बात करें आप मुल्क के लिए जो करनी है आपने, तो उल्टा आप वो काम कर रहे हैं जो दुश्मन मुल्क जो इस तरह अपने मुल्क के ऊपर हमले करते हैं या अपने मुल्क के लिए एक ऐसी चीज है जिससे नुकसान हो सकता है। यकीनन और बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन एहतियात करने की जरूरत है। मगर अगर हम भारत में देखें तो वहाँ तो रोजाना 3 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द ये वबा जो है इसको ख़त्म करे पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया से। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।